नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। किसी भी योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए क्या केवल सोच की ही जरूरत है या फिर उसके लिए निष्ठा भी चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जो हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो इस सवाल का जीता जागता उदाहरण है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिड डे मील की, जिसे सरकारी स्कूलों में इसीलिए लागू किया गया था कि इसे खाने के बाद बच्चे स्वस्थ हों और कुपोषण की बीमारी में गिरावट आए। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं उन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर साल करोड़ों का बजट मिड डे मील के लिए जारी किया जाता है, लेकिन इस बजट का बच्चों के खाने में कितना इस्तेमाल हो रहा है उसका अंदाजा जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आप बखूबी लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से आई तस्वीर और छत्तीसगढ़ के 2 जिलों से आई तस्वीरें सिस्टम की पोल खोलती नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चे स्कूली शिक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से भी अच्छा विकास करें, इसी सोच के साथ स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की गई थी। लेकिन मिड डे मील में हर दिन सामने आ रही धांधली इस बात की गवाही दे रही है कि अब नौनिहालों का निवाला भी सुरक्षित नहीं है। कभी मिड डे मील में मरे हुए जानवर मिलते हैं तो कभी उसका स्तर ऐसा होता है कि उसे खाया ही नहीं जा सकता। कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं, जो कि सरकारी स्कूलों में मिल रहे मिड डे मील की पोल खोल रही हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की है, दूसरी तस्वीर मुंगेली की है, तो वहीं तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह की है। बलरामपुर में बच्चों को मिड डे मील के नाम पर हल्दी वाले चावल खिलाए जा रहे हैं, तो वहीं मुंगेली में इतना मिड डे मील बना दिया जाता है कि उसे कुत्ते खा रहे हैं। वहीं एमपी के दमोह से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बच्चों को फफूंद लगी पूड़ियां दी जा रही है, जो कि उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। इस मिड डे मील को देखने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जगहों पर तो छात्र इसे खाकर बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिम्मेदार शायद सो रहे हैं। दिन के अनुसार मेनू है और कॉमनली चावल, दाल, सब्जी, अचार, पापड़ ये देने की नियम है कम से कम। और अगर इसका पालन नहीं हो पा रहा है तो नियमानुसार कार्यवाही करेगा। सभी स्कूलों में एक जाता है। हम लोगों ने कई बार उसकी कंप्लेंट की कि भाई आप छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ये खाना यहाँ बड़े शौक से खाते हैं, आप थोड़ा सा इसकी क्वालिटी मेंटेन करें। दाल भी पतली आती थी पहले, चावल भी कभी कच्चे कभी कैसे। आज जो पूड़ी आई है वो एकदम कच्ची सी है और ये गार्जियन शिकायत कर रहे हैं। मैं विकास खंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली को इस संबंध में तत्काल उस स्कूल में जाकर वस्तु स्थिति का जांच कर प्रतिवेदन और आवश्यक सुधार करने हेतु निर्देशित करूंगा। तो सुना आपने, मिड डे मील पर प्रशासन कितना गंभीर नजर आ रहा है। सवाल यही है कि क्या इसी मिड डे मील को खाकर बच्चे खुद को कुपोषण मुक्त करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस बीच आपको मिड डे मील से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारियां दे देते हैं जिन्हें शायद ही स्कूलों में फॉलो किया जा रहा होगा। मिड डे मील योजना के तहत 6 से 14 साल के हर छात्र को पका हुआ भोजन प्रदान करना होता है और इसके लिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। वहीं योजना के तहत पोषण के तय मानक की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए मिड डे मील के भोजन में 450 कैलोरी होनी चाहिए और प्रोटीन 12 ग्राम शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर बात कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की करते हैं तो उनके लिए कैलोरी की मात्रा 700 होनी चाहिए, जो प्रोटीन की बात करें तो 20 ग्राम होनी चाहिए थी। अब आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2018 की एक रिपोर्ट बताते हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है। 2018 में मध्य प्रदेश में 29% छात्रों को मिड डे मील नहीं मिल रहा था। तो वहीं इस पूरे मामले में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि मिड डे मील से बच्चे बीमार तो कौन जिम्मेदार है?
नौनिहालों के मिड डे मील पर कौन डाका डाल रहा है? मिड डे मील में लापरवाही कब तक चलेगी? बच्चों के कुपोषण के लिए कौन जिम्मेदार होगा और क्या शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन हो रहा है? ये कई सारे सवाल हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं मिड डे मील को लेकर के वो वाकई चिंताजनक हैं। अब अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से तस्वीरें निकल के सामने आई उसको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुंगेली से राहुल सिंह राठौड़, राहुल हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, और बलरामपुर से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं, और मुंगेली से अनिल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करना चाहूंगी। राहुल, मिड डे मील जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया कि बच्चों में जो कुपोषण की तस्वीरें देखने को मिलती थी उसको दूर किया जा सके, लेकिन वही भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है और उससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में मानो बच्चे जो हैं, नौनिहाल जो हैं, वो सरकारी सिस्टम जो है लापरवाह की भेंट चढ़े हुए हैं। बच्चे भूख से जब परेशान हो जाते हैं और जब उनके भोजन में बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है तो वो खुद से शिकायत करते हैं। दमोह से जो मामला आया, बच्चों ने खुद अपनी जो परेशानी है उसको बयां किया। बच्चों का कहना है कि जब वो भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद उनका पेट दर्द करता है, उल्टी की उनको शिकायत है। तो कई तरह की शिकायतें उन्होंने दर्ज करवाई। इन सभी चीजों को जिम्मेवारों को गंभीरता से लेना होगा। पहली से लेकर 8वीं तक के अगर बात करें तो करीब 68 लाख बच्चे हैं मध्य प्रदेश में, और ऐसे करीब 10 जिले हैं मध्य प्रदेश में जहां से ये शिकायतें लगातार सामने आ रही है। तो ऐसे में जिम्मेवारों को इसे गंभीरता से लेना होगा और लोकल स्तर पर, क्योंकि देखिए ग्रामीण स्तरों पर स्व सहायता समूह की ये जिम्मेवारी होती है। सरकार तो हर सुविधाएं उपलब्ध करवाती है ग्रामीण स्तर पर, लेकिन जो लोकल क्षेत्रीय जिम्मेदार हैं वो इसे गंभीरता से नहीं लेते, वो इसे जो है अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा पाते हैं। तो ऐसे में जो स्व सहायता समूह को ये बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, उन्हें समझना होगा चीजों को, और बच्चों को जो है, जो बच्चे परेशान है, जो बच्चे, कई जिले तो ऐसे भी हैं, करीब 452 स्कूल ऐसे सामने आए हैं जिसमें ये सुविधा ही बच्चों को नहीं मिल पा रही है। बच्चे स्कूल जरूर पहुंचते हैं लेकिन वहां पर उनको भोजन नहीं मिल पाता। 10 जिले ऐसे हैं जहां पर भोजन तो मिल रहा है लेकिन भोजन में गड़बड़ी है। तो इस सिस्टम में सुधार की जरूरत है, और इस सिस्टम में अब देखना होगा कि कब तक सुधार हो पाता है। सुधार की जरूरत है। और बलरामपुर की बात करते हैं अगर शैलेंद्र, तो जो उद्देश्य और जो मानक तय किए गए थे कि इस मानक का भोजन होना चाहिए जो कि बच्चों को थाली में परोसा जा रहा है, वो कहीं उससे मैच खाता हुआ नहीं दिखाई देता। जो कैलोरी तय की गई थी वो उससे मैच खाता हुआ दिखाई नहीं देता, और साफ तौर पर कहा जाए तो खाने योग्य वो खाना भी नजर नहीं आता है। जी बता दूं, आपने बिल्कुल कहा कि जो कैलोरी बच्चों को चाहिए वहाँ पे जिस स्कूल में जो शिक्षक है उनको ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जो समूह चला रहा है, क्या समूह उनको राशन जो स्कूलों में मिल रहा है वो पर्याप्त मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। जो टीचर हैं वो बच्चे खाना खा रहे, जो टीचर है वो खाना खा रहे कि नहीं खा रहे। क्योंकि टीचर अक्सर क्या होता है कि या तो घर से खाना खा के आते हैं पर अपना टिफिन लेके आते हैं, तो जनरली बच्चे क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तस्वीर निकल सामने आती है, फिर विभाग एक्टिव होता है, फिर कार्रवाई करता है। जो महिला समूह होता है, महिला समूह मात्र नाम मात्र का होता है, उसके पीछे कोई और बड़ा हाथ होता है। इसलिए प्रशासन जो होता है उस पर लगाम लगाने पे कहीं ना कहीं नाकाम रहता है, और यही वजह होता है कि समूह संचालक मनमानी करते हैं और स्कूलों में जो सामग्री तय की जाती है वो सामग्री वहां पे नहीं सप्लाई की जाती, और यही वजह है कि जो बच्चों को भोजन मिलता है उसका जो गुणवत्ता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, और बच्चे बिना पौष्टिक वाले भोजन ही खाने पर मजबूर हो जाते हैं। कीर्ति, मैं लौटूंगी आपके पास, और मुंगेली से अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, मिड डे मील इस उद्देश्य के साथ भी शुरू किया गया था कि एक तरफ बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके और दूसरी तरफ बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर प्रेरित किया जाए। तो खाने के भरोसे बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, वहां पर पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन अगर इस तरह का भोजन है जिसको खाकर के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो कैसे वो पढ़ाई कर पाएंगे, कैसे वो एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और जिस तरह से यहां पर एक सरकार भारी भरकम बजट इसको लेकर के तैयार करती है, जो योजना के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, क्या उन पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है, इसको सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जी निश्चित मैं बताना चाहूंगा कि जब जी न्यूज की टीम जब एक मुंगेली जी लेकर जब स्कूल गया हुआ था, मुंगेली कलेक्ट्रेट से लगा हुआ स्कूल साथी प्राथमिक शाला स्कूल चमारी में, तो बच्चों को जो दी जाने वाली जो मध्याह्न भोजन है गुणवत्ता युक्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे
नहीं खा पा रहे हैं, जिसको जानवरों को दिया जा रहा है, कुत्ते भोजन को खा रहे हैं, क्योंकि मेन्यू के हिसाब से मध्याह्न भोजन नहीं बनाया जा रहा है। इसी वजह से इसकी वजह है बढ़ती हुई महंगाई है, क्योंकि अभी देखते हैं तो दाल की कीमत काफी बढ़ चुका है, हरी सब्जियों का कीमत बढ़ चुका है, जो मेन्यू के हिसाब से जो देने वाली थी फलों की जो कीमत है वो भी काफी बढ़ चुका है, क्योंकि शासन के जो दी जाने वाली जो राशि है, जो समूह को जो दी जाती है, उससे भोजन बनाने में काफी परेशानी हो रही है। इसी वजह से समूह के द्वारा मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं बनाया जा रहा है, जिससे बच्चे नहीं खा रहे हैं और जानवरों को दिया जा रहा है। वही हम जिस स्कूल में जहाँ गए थे, जो चमारी स्कूल गए हुए थे, वहाँ के जो समूह चलाया जा रहा था, जो पूर्व में जो समूह चला रहा था, वो भोजन नहीं बना, गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं बना पा रहे थे, गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं दिया जा रहा था, जिससे मध्याह्न भोजन नहीं सही से संचालित। लेकिन क्या इसको लेकर के जब महंगाई की मार पड़ रही है तो क्या शासन को अवगत कराने की कोई पहल की गई है कि आखिरकार महंगाई है और इस वजह से बजट में चीजें नहीं बैठ रही हैं और बच्चों को इस वजह से हम गुणवत्ता जो खाना होना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे? क्या इसको अवगत कराने की कोशिश किसी तरह से की गई? जी बिल्कुल, शासन की ओर से इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जो समूह को जो दी जाने वाली जो राशि है, उस राशि में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि मध्याह्न भोजन गुणवत्ता युक्त भोजन मिल पाएगा बच्चों को। जो आज की डेट में जो महंगाई जो है, जिस हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों की महंगाई बढ़ रही है, दालों की महंगाई बढ़ी हुई है, फलों की महंगाई जो बढ़ी हुई है, जो जिस हिसाब से मेनू के हिसाब से जो उनको जो भोजन मिल पाना था, गुणवत्ता युक्त तो भोजन मिल पाना था, ठीक है। तो समस्या तो है, लेकिन इसको लेकर के अगर राहुल समाधान को लेकर के बात करें, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि महंगाई की मार है और इस वजह से कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इसको लेकर के अवगत कराया जाता है अधिकारियों को? क्या इसको लेकर के कोई शिकायत अभी तक उन तक पहुंची है? क्योंकि अगर एडजस्ट करने की कोशिश में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। देखिए, शिकायतें होती है, शिकायतें ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, शिकायतें कलेक्टर के पास भी पहुंचती है और खाद्य सुरक्षा विभाग के पास भी पहुंचती है, लेकिन सिर्फ आदेश जारी कर दिए जाते हैं और टीम गठित कर दी जाती है कि आप मौके पर जाएं, देखें वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, और उसके बाद रिपोर्ट जब पेश होती है, जब तक वो स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है, तत्काल कभी कोई निराकरण देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक सिस्टम को मजबूत होने की जरूरत है कि अगर इस तरह की कोई शिकायत सामने आई है तो उस पर तत्काल उससे गंभीरता से लेकर टीम उसी समय वहां पर मौके पर पहुंचे, वहां की स्थिति को देखे और दूसरे दिन उस समस्या का निराकरण हो जाए। लेकिन कभी ऐसा देखने को कम ही मिलता है। बच्चों को जो भोजन की ये व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, देखिए सबसे पहले तो जरूरी बात यह है कि बच्चों का दिमाग जो है वो स्वस्थ रहे, बच्चा मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहे, इसलिए स्कूलों में भोजन की व्यवस्था की गई है, जिससे वो अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे पाए। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह भोजन नहीं कर पाते हैं और जब घर से निकल जाते हैं तो 11-12 बजे करीब उनको भूख लगने लगती है, और ऐसे में जब उनको भोजन मिल जाता है तो वो अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पाए। लेकिन इन चीजों को जिम्मेवार नहीं समझ रहे हैं। भोजन तो उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन जो स्व सहायता समूह है वो इसकी जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और स्व सहायता समूह अगर ऐसे लापरवाह लोग वहां पर बैठे हुए हैं तो प्रशासन को उन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और तत्काल ऐसे लोगों से ये पूरी व्यवस्था लेकर दूसरे को सौंप देना चाहिए। बिल्कुल, कमजोरियां कहां है, कमी कहां है, उसको ढूंढने की जरूरत है और कार्रवाई करने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और अब खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। 1971 में पाकिस्तान के अत्याचार और नीतियों से परेशान होकर बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। उसी साल बांग्लादेश की स्थापना भी हुई, जिस अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर बांग्लादेश की स्थापना हुई। अब उसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है और ऐसी एक दो नहीं कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो हुआ उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश में आखिर हिंदू और कितने साल। बांग्लादेश में अत्याचार, हिंदुओं के पास सिर्फ 15 साल।
जिन्नालैंड की राह पर बांग्लादेश बनेगा इस्लामिक देश। 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। ढाका में बवाल, बांग्लादेश में भड़की कट्टरता की आग। हिंदुओं के खिलाफ नफरती सोच, घरों में तोड़फोड़। बांग्लादेश एक बार फिर कट्टरता और नफरत की आग में सुलगने लगा है। तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां हिंदू बहुल इलाके में जो हुआ वो सन्न कर देने वाला है। सैकड़ों कट्टरपंथियों का एक झुंड मिरांजिला कॉलोनी में दाखिल होता है, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू रहते हैं और फिर नफरती सोच में लिपटे कट्टरपंथी पत्थरबाज एक एक कर हिंदुओं के घरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। नफरत की आग इतने में भी शांत नहीं होती है तो कट्टरपंथियों का झुंड घरों में दाखिल हो जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, हिंदू मोहल्लों में दुकानों को जमकर लूटा जाता है, आस्था के केंद्र मंदिरों पर हमला होता है, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए इस हिंसा से भी बड़ी चिंता की वजह है उनके लिए बांग्लादेशियों के दिमाग में बोया जा रहा वो जहर जो उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर बांग्लादेश इस सोच पर चला तो यहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। যদি কেউ এসপি আর ডিসি হতে চায় সূরা ফাতিহার বিশুদ্ধ অর্থ বলতে না পারলে ডিসি এসপি বানানো হবে না। আমরা 2040 সালের ভিতরে বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র বানায় ফেলবো ইনশাআল্লাহ। सुना आपने, ये मौलाना बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब दिखाता है, धर्म के नाम पर युवाओं के हाथ में पत्थर थमाने की बात करता है, बांग्लादेश में नफरती आग को हवा देता है, जिसका नतीजा है कि अब बांग्लादेश में हिंदुओं को डर लगने लगा है। वैसे तो ढाका की ये तस्वीरें हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन हिंसा का शिकार हुए पीड़ितों ने जो बताया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1971 में दुनिया के सबसे कट्टर देश पाकिस्तान से अलग होने वाला बांग्लादेश कैसे उसी राह पर चल रहा है। हिंसक भीड़ यही नहीं रुकी, हिंदुओं को लेकर यहाँ के लोगों में किस कदर नफरत भरा गया है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भीड़ ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा। আমি মন্ডলী ছিলাম দাদা, পূজা করতেছিলাম, তো আমি পূজা করতেছিলাম তো হঠাৎ দেখি এই যে আওয়ালের পোলাপানরা হামলা করছে, যে বড় বড় মানে অস্ত্র নিয়ে সবাইকে মারছে, আবার পিছন থেকে ইটুট মারছে, আমার মাথায় লেগে গেছে। আমাদের অনেক মা বোনদের ক্ষতি হয়েছে আমাদের এই এলাকায়। बांग्लादेश में इस बार हिंदुओं को निशाने पर लेने का आरोप वहां के एक सियासतदां पर भी लगा है, जिस पर हिंदुओं की संपत्ति लूटने और उन्हें डरा धमका कर रखने का आरोप है। वार्ड काउंसिलर আওয়াল হোসেন ওনার গ্যাং নিয়ে না হইলো 150-200 পোলাপান, তারপরে আমি হাত জোড় করে অনুরোধ করলাম যে আওয়াল ভাই আপনি সবাইকে বের করে দেন, আপনি থাকেন, ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে, আমাদের প্রতিনিধি থাকবে, উনি ঘরের চাবি খুলে চলে যাবেন। উনি এই কথা বলার পরে কয় না আমার লোকজনও থাকবো, আমিও যাব। আমি বললাম ভাই প্লিজ আমার মা বোন আতঙ্কে আছেন, তবে হাত জোড় করতেছে, উনি মানেন নাই। ওখান থেকে কেউ স্টিলের স্টিক। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में ये पहला हमला हो, लेकिन जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है ये बड़ी चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।